ये था, देखिए लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि व्हाट आर बैंक्स, हमने पढ़ा था। बैंक्स मैंने बताया इंस्टीट्यूशन है जिन लोगों ने सेव किया और जिन लोगों को लोन लेना उनके बीच में होता है। दे टेक मनी, डिपॉजिट मनी, फिर अपने उस पर अपना कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है और प्रॉफिट ऐड करते हैं, दे आर कॉल्ड बैंक। फिर मैंने आपको बताया नेक्स्ट एनबीएफसी, ठीक है, जो वहीं पे मैंने देखिए तीन वो लिखे थे ना डिफरेंट, तीन चीजें लिखी हुई आप कि डिमांड डिपॉजिट में सब करेंगे, चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, ठीक है, एंड देन दे विल नॉट इशू, दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिपॉजिट इटसेल्फ, यही चीज है मैंने मालूम, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, कितने तरीके के बैंक हैं, ठीक है, कई प्लेयर हैं। सबसे पहला आरबीआई, बोले तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देन यू हैव कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक आर can be classified on multiple bases. Ownership basis, public sector bank, private sector bank, there are foreign banks. Then there are cooperative bank. Cooperative, जो cooperative क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे मेंबर साथ में आते हैं and they work together for the benefit of themselves. So they deposit also, they are owner also and they are customer, ठीक है, और उनका प्रिंसिपल होता है 1%. फिर शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, शेड्यूल बैंक सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में लिस्टेड होते हैं, बस इसी को यही बोलते हैं शेड्यूल बैंक, ठीक है। उसका रिक्वायरमेंट है कि 5 लाख से ज्यादा कैपिटल होनी चाहिए, बट वो बहुत रिलेवेंट है आज के टाइम में, मतलब 5 लाख तो भी नहीं होता, ठीक है। सो दे नीड टू बी शेड्यूल, बट देयर आर नॉन शेड्यूल बैंक ऑल्सो. शेड्यूल बैंक कैन बी क्लासिफाइड ऑन द मल्टीपल पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक और रीजनल. सो देयर आर एडवांटेज व्हेन यू बिकम ए शेड्यूल बैंक. शेड्यूल बैंक का एडवांटेज ये होता है दे गेट एक्सेस टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. पहला, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो का जो विंडो है जिसमें आप बोरो कर सकते हैं, उसके पार्ट में बिना उसके क्या होगा, आपके पास शॉर्टेज है बैंक के पास, तो वो बोरो नहीं. दैट वाज द वन पार्ट. द अदर इज, अगर किसी दिन बैंक को और प्रॉब्लम होती है तो शेड्यूल बैंक आरबीआई के पास जा सकता है, दैट आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, यू हेल्प, यू आर माय बैंकर, यू हेल्प मी टू ओवरकम दिस क्राइसिस. सडनली बहुत सारे लोग विड्रॉ करने आ रहे हैं. नॉन शेड्यूल बैंक कैन नॉट डू दैट, दे आर नॉट, they cannot access that liquidity. They are मतलब आरबीआई में इश्यूज. अब फिर हमने देखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इट वाज सेट अप इन 1935, पहले ये प्राइवेट बैंक, ठीक. 1948 में एक एक्ट पास होता है दैट इट विल बिकम पब्लिक ओन, यानी कि गवर्नमेंट. 1949 में ये जमा करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. क्या क्या काम करता है, इशूअर ऑफ करेंसी, जो मैंने बताया करेंसी को इशू, इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी ने दे दिया, रेगुलेटिंग बैंक, अब वो बैंकों को रेगुलेट करता है कैसे, सीआरआर मेंटेन करो, एसएलआर मेंटेन करो, ठीक है, ये प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो हम बाद में आएंगे ये आपको मेंटेन करना. मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट की रेगुलेशन है वो आरबीआई बनाता है. फॉरेन एक्सचेंज एसेट आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया का एसेट $600 बिलियन, $700 बिलियन हो गया, तो वो किसके पास रहता है, आरबीआई के पास है, वो उनकी कस्टडी रहती है, ठीक है, उनका एसेट. फिर है बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए जो बैंकिंग का काम है वो आरबीआई का, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो और चाहे वो स्टेट का, दोनों के लिए सेंट्रल बैंक आरबीआई की. डेवलपमेंट फंक्शन भी है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी आरबीआई का ऑब्जेक्टिव, ऐसे काम करते हैं. यूपीआई हो, ठीक है, या बाकी स्कीम्स हो जैसे रुपे कार्ड है, वो सब उनके ही स्टेप्स पे बनता है. दे आइदर सेट अप ए सब्सिडरी और दे हैव ए सेपरेट डिपार्टमेंट विच टेक्स. हिस्ट्री मैंने बताया था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, इंडिया के ज्यादातर बैंक प्राइवेट थे. प्रॉब्लम क्या, गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर स्टेट, वो बहुत सारे लोगों तक बहुत सारी चीजें करना चाहते डेवलपमेंट के लिए. उन्होंने रियलाइज किया फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बैंक थे क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी आप जानते हैं कि पॉवर्टी जो है उस समय पर तो बहुत ज्यादातर लोगों के पास सेविंग नहीं थी जमा करने के लिए. जब सेविंग नहीं है तो डिपॉजिट नहीं, और डिपॉजिट नहीं है तो बैंक नॉट दैट. तो गवर्नमेंट वाज स्टक विद दिस एंड इन द एंड इट एंडेड अप डूइंग नेशनलाइजेशन. 1969 में 14 बैंकों का किया
और 1980 में 6 और बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो जाता है। टोटल मिला के ऐसे आपके पास 20 बैंक्स नेशनलाइज हो जाते हैं 1980। उसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम क्या थी कि गांव में स्पेशली और जो कम पैसे वाले कस्टमर थे उनको नहीं मिलती। तो उन्होंने बोला आप लोग ब्रांच खोलो। तो सारी बैंक्स ने ब्रांचेस खोली और नेशनलाइजेशन के बाद बैंक्स उस समय 7,000 ब्रांचेस थे, ठीक है, और ये 57,000 के अभी भी तो इससे भी ज्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया में। तो इतना एक्सपेंड किया उन्होंने ब्रांच नेटवर्क। साथ ही साथ डिपॉजिट और एडवांस यानी कि दोनों बढ़े। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, उन्होंने ब्रांच इतने खोल दिए कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, दैट लेड टू कॉमर्शियली वो वायबल नहीं है। बहुत सारी ब्रांच खोल दी, डिपॉजिट तो नहीं आ रहे थे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं कर रहा था उसका भी रीजन था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही गलत थे, वो सही थे क्योंकि जहाँ जाते थे वहाँ पर अगर डिपॉजिट नहीं आ रहा तो फिर हर बैंक में गार्ड तो होता है, मशीनें होती हैं, सब कुछ होता है, खर्चा तो होता है, तो देवर अनएबल। सो दिस बिकेम ए प्रॉब्लम कि बैंक्स वर नॉट प्रॉफिटेबल एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। तो उसको देखने के बाद हाँ, और एक और था वहाँ पे सीआरआर और एसएलआर दोनों काफी ज्यादा कर रहा था, ठीक है, सीआरआर भी और एसएलआर भी ज्यादा, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसकी डेफिनेशन मांगती थी, यानी जो लोन रिपे नहीं हो रहे फॉर ए मोमेंट, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बिकॉज ऑफ सेवरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिसेंटली, इसकी वजह से ऐसे में कमेटी आती है नरसिम्हन कमेटी 1991 में, वो इस प्रॉब्लम को पढ़ती है, सारी चीजों को नोट करती है और बोलती है क्या प्रॉब्लम है, अन इकोनॉमिक ब्रांच ऑपरेशन, जहां ब्रांच डिपॉजिट नहीं है आपने वहां पर भी ब्रांच खोल दी। देन हैवी रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, बहुत सारे, क्योंकि नई ब्रांचेस खोली तो आपने बहुत सारे एम्प्लॉइज भी हायर किए चलाने के लिए, जरूरत भी थी। साथ में इनएफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर में जब भी बैंक आते हैं तो गवर्नमेंट को उतना क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पाते, इफेक्टिव भी नहीं वो ट्रेड यूनियन एक्टिविटी बढ़ जाती है, गवर्नमेंट में ज्यादा होती है, लो प्रोडक्टिविटी इन सब की वजह से, ठीक है, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इनकम एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की वजह से लो प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बाद नरसिम्हन कमेटी इन सब को देख के रिकमेंडेशन देती है कि आप इनको कम कीजिए, एसएलआर को कम कीजिए, सीआरआर को कम कीजिए, ठीक है, ताकि एसएलआर सीआरआर पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो वो कॉस्ट अगर तो कुछ नहीं मिलेगा ज्यादा पोर्शन पे तो नुकसान होगा। एसएलआर पे कम इंटरेस्ट मिलता है, उसको भी, वो भी काफी ज्यादा, उसको भी बोला कम कीजिए। बैंक्स टू गेट मोर फ्रीडम टू सेट मिनिमम लेंडिंग, ये भी बोला आप मत, सरकार ना डिसाइड करे कि किस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्राइवेट जो बैंक्स हैं उनको ही फ्रीडम दीजिए, ये उनका इंटरनल इशू है, आप इसमें बीच में शेयर ऑफ प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10% 40%। प्योरिटी सेक्टर क्या होता है वो मैं बताऊंगा, फॉर द मोमेंट इसको उन्होंने रिकमेंडेशन देते हैं 40 से 10 कर दीजिए, ये रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी सारे हो, ठीक है। अलाउ एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक, उन्होंने बोला प्राइवेट बैंक को लाइए, वो कॉम्पिटिशन देंगे, इससे इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है, और सर्विसेज क्वालिटी। सेटअप असट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी मैंने बताया था, मैं फिर भी इसको बता दूंगा, ठीक है। तो एक रिकमेंडेशन नहीं हुआ। नरसिम्हन कमेटी 1998 में दोबारा एक बार सेट की जाती है, फिर वो कुछ रिकमेंडेशन देती है, मर्जर ऑफ बैंक, स्ट्रिक्टर नंबर एक्सेट्रा, इंप्रूवमेंट इन कैपिटल, एक और ये कमेटी है, ठीक है, इसका कंटेस्ट अलग था। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट कमेटी है पीजे मैक कमेटी, ठीक है, ये क्या बोलती है, बैंक नेशनल, अब यहाँ पे और यहाँ से प्रॉब्लम काफी चेंज हो चुकी है, ठीक है, जब वो पहला देती है, ठीक है, तो अलग प्रॉब्लम है, दूसरा देती है, तीसरा पीजे नायक कमेटी देती है तो अलग प्रॉब्लम, यहाँ पे देखती है पीजे नायक कमेटी ने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट के बैंक हैं उनके प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट की ऑनरशिप की वजह से है, जैसे उनके एनपीए ज्यादा, ठीक है, उनके पास फ्रीडम नहीं है, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑनरशिप को कम कीजिए, इनको थोड़ा सा अपने से काम करने के लिए थोड़ा सा, मतलब नॉट कम्प्लीटली प्राइवेटाइज बट प्राइवेट ऑनरशिप ज्यादा हो ताकि उनको फ्रीडम है। दूसरा बोलते हैं अपनी पूरी होल्डिंग को एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक कंपनी बनाई जिसमें सारे बैंक की होल्डिंग ट्रांसफर कर दी, गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट डायरेक्टली सारी बैंक में ऑनर है, हिस्सेदार है, वो बोलते हैं आप डायरेक्टली मत ऑन कीजिए, सारे को एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दी, ठीक है, उसमें कर दीजिए, वो हैंडल करेगी। उन्हें भी पता था इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, उन्होंने बोला जब तक नहीं बनता तब तक एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बना दीजिए, जो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है
ये चेयरमैन वगैरह का बनने अभी, ठीक। फिर हमने बोला कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सिंपली देखेगा एक बैंक में उनके ऑनर की कितनी कैपिटल, ऑनर, ऑनर गवर्नमेंट हो सकती है, ऑनर प्राइवेट सेक्टर, उन दोनों ने उस बैंक में कितनी कैपिटल रखी हुई है, इसको मेजर करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। ये रेशियो ऑनर की कैपिटल को देखता है एज ए परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, वो भी मैं बताऊंगा कि रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। इट इज मेजर ऑफ द बैंक्स ऑफ एबिलिटी टू ऑब्जर्व लॉस। ये कैसे हुआ, जितनी ऑनर की कैपिटल है, अगर बैंक में लॉस होता है, मान लीजिए एक बैंक की टोटल बैलेंस शीट है 100, ऑनर की कैपिटल है 10, तो अगर 10 का नुकसान हुआ तो ऑनर की कैपिटल है। जब नुकसान 10 से भी ज्यादा हो तो फिर वो डिपॉजिटर को बचेगा। जितनी ऑनर की कैपिटल है उतना ही तो नुकसान बियर कर सकती है, क्योंकि डिपॉजिटर को तो गारंटी है, क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिट इंश्योरेंस के साथ तो डिपॉजिटर को पैसा देना ही पड़ेगा आपको, बैंक के अंदर ऑब्लिगेशन थी, आप उसको डिपॉजिट। It is also known as capital to risk weighted ratio used to protect depositor and promote the stability position। समझ गया कैसे डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जितना ऑनर की कैपिटल है उतना ही मैक्सिमम लॉस अब्सॉर्ब कर सकता है, उससे ज्यादा होगा तो डिपॉजिटर को नुकसान। इसमें हमने ये देखा रिस्क वेटेड एसेट। हाँ, रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है कि जो कंपनी के एसेट होते हैं ना, वो पूरे पूरे एसेट पर कैपिटल की कैलकुलेशन होता है। हमने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए एक बैंक है जिसकी टोटल एसेट है 320, लेकिन वो सारे पे लेसे हाइपोथेटिकली बोलते थे कि अभी उस पर 10% कैपिटल चाहिए, एग्जाम्पल में सोचते हैं कैपिटल एजुकेशन में 10%, तो क्या 32 का चाहिए 320 का एसेट? नहीं, उसमें हम देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पर डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट से हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर आता है फिर उस पर उतने परसेंटेज कैपिटल एडिक्वेसी। क्लियर, समझ आ रहा है? नहीं आया? एक मिनट, कहाँ से आपको समझ में कैपिटल एडिक्वेसी समझ में? देखिए कैपिटल एडिक्वेसी क्या है, एक बैंक में ऑनर, मतलब जो, मतलब मान लीजिए एक सिंपल समझिए, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ पैसा लाना होता है, उसी तरीके से अगर बैंक स्टार्ट किया तो उस बैंक के ऑनर को भी कुछ पैसा उसमें लाना। क्यों? क्योंकि अगर वो लॉस होगा, डिपॉजिटर पे तो पैसे गारंटी, आपने पैसा दिया, डिपॉजिट किया तो आपको तो पैसे मिले। तो अगर लोन दिया और लोन खराब हुआ तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनर को कुछ पैसा खुद देंगे, और वो जो पैसा लाना होता है वो रेशियो बोलते हैं, वो रेशियो में होता है। जितनी मान लो बैंक के पास अगर 100 रुपए है तो उसका कुछ रेशियो, उस रेशियो को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अगर बैंक का सेट मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 है तो उसमें 10% है, उसको 10 लाना, बाकी 90 वो लोगों से डिपॉजिट लेके और फिर लोन दे सकते। फॉर एग्जाम्पल फिर हमने बोला अब ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, लॉसेस, अगर नुकसान हुआ 100 में 100 लोन दिए तुमने, नुकसान हुआ 10 का, तो 10 रुपए ऑनर की कैपिटल से कम हो जाएगा, डिपॉजिटर का पैसा सही रहा, तो इस तरीके से कितना लॉस ऑब्जर्व करता है उसके लिए, और ऐसे डिपॉजिटर प्रोजेक्ट करता है। दूसरा हमने बोला कि ऐसा नहीं है कि जो बैंक की अगर 320 असेट टोटल असेट, मतलब उसके लोन हो गया, गवर्नमेंट में उसने बॉन्ड कितने लिए हुए हैं, ये लोन चाहिए दोनों, ठीक है, तो ऐसा नहीं उनको 320 में 10% है तो 32 रखना पड़ेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब कई कैरेक्टर अलग, कैरेक्टर अलग है, मतलब ये सब पे डिफॉल्ट की चांस अलग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी अलग, और हम उस पर मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कि कितना लॉस हमें, मतलब कितना रिस्क पे है हमारा बैलेंस। कैश पे कोई डिफॉल्ट नहीं हो सकता, कैश तो आपके पास, गवर्नमेंट बॉन्ड डिफॉल्ट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती है, ठीक है, इंडिया यूएस दोनों जगह डिफॉल्ट नहीं। रेसिडेंशियल मॉर्गेज यानी ये हाउस लोन है, ये कॉमर्शियल लोन, बिजनेस लोन, तो ये दोनों देखने के बाद इस पे 50% इसका 100%, ऐसे आए 90%। तो अब अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10% एग्जाम्पल से, तो 32 नहीं रखना, 9.5 इतनी कैपिटल ऑनर को, मतलब इसको 320 टोटल बैलेंस शीट है, लेकिन उसको 9.5 रुपए बिजनेसमैन को अपने लेके आना, ये 9.5 रुपए अपने लाओ, फिर इतना लोगों से डिपॉजिट ले लो और लोन दे दो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में 2 रेशियो होते हैं, टायर 1
एंड टायर 2। ठीक है, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कभी ऐसा पूछ रहे कि टायर 1 टायर 2 किस चीज में यूज होता है तो आप जाने, बट ये कैलकुलेशन नहीं आएगा आपको, बिल्कुल भी नहीं आएगा जाने। ठीक है, टायर 1 में होता है ऑनर्स की कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट होता है जितना प्रॉफिट हुआ ना वो बिजनेस में रह गया, डिविडेंड नहीं दिया तो वो रिटेन प्रॉफिट, ये उसको बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, जस्ट जानने के लिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। फिर एक एडिशनल टायर 1 बॉन्ड होता है। एडिशनल टायर 1 बॉन्ड क्या होता है? एडिशनल टायर 1 तो इसी से है, टायर 1। ठीक है, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। इस तरीके के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, न्यूज में रहे, आप लोगों ने सुना होगा यस बैंक के केस में, ऐसे बॉन्ड में कोई मैच्योरिटी डेट नहीं, आप वो बॉन्ड खरीदो और वो बॉन्ड बोलता है हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, तो आपको 10% मिलता है ना, आप कभी वो बॉन्ड वापस करके अपने 100 रुपए वापस नहीं करो, 100 का बॉन्ड है 100 रुपए वापस नहीं मिलेगा, 10 मिलता रहेगा हमेशा जब तक आपके पास बॉन्ड है। आप चाहो तो किसी और को बेच नहीं बेचोगे अपने। फिर टायर 2 रिवैल्यूएशन वगैरह होता है, बट इतना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्या था? बेसल। अब क्या था, क्योंकि हर कंट्री में सेंट्रल बैंक अलग है, हर कंट्री का अपना असेसमेंट है, तो सबके नॉर्म्स जो है ना अलग अलग थे। किसी ने 5% कैपिटल रखी है रिक्वेसी, किसी ने 10% रखी है और किसी ने 3% रखी है, सबके अलग अलग। तो सारे सेंट्रल बैंक सॉर्ट ऑफ केम टुगेदर, ठीक है, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और बेसल नॉर्म जो है, बेसल कमेटी को बैंकिंग सुपरविजन इन्होंने फिक्स की 3 बार में नॉर्म फिक्स की, बेसल 1, बेसल 2, बेसल। तीनों बार में कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ी, जैसे बेसल 1 में वो 8%, बेसल 2 में भी बढ़ी, थोड़ी बढ़ी, और बेसल 3 में और भी ज्यादा बढ़ी। इस तरीके से, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको जानने की जरूरत है, उसमें परसेंटेज होता है, दे आर नॉट। ठीक है, तो बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू दैट। बेसल 1 2 3 इंडिया में 2 ऑलरेडी कंप्लायंट और 3 का कंप्लायंट चल रहा है, धीरे धीरे हम उसकी चीजों को कोविड की वजह से। मैंने आपको इसे डिटेल क्यों नहीं पाया, क्योंकि ये एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन, बेसल 3 अकॉर्ड सिंपली बेसल 3 ऑप्शन सी न्यूज टीच टू, ये क्वेश्चन था। आप इसको पढ़ के तो आपको इतनी ही जानेंगे। अब बेसल के अंदर बेसल 1 बेसल 2 बेसल 3, उसके अंदर बेसल 2 में क्या रिक्वायरमेंट था वो आई डोंट रिक्वायर। ठीक है, इतना डिटेल में जाएंगे। फिर हमने बोला नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीए। एनपीए क्या होता है? हमने बोला जो लोन दिए जाते हैं बैंक के वो 2 तरीके से क्लासिफाई होते हैं, स्टैंडर्ड, नॉन परफॉर्मिंग। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होता है? जब 90 दिन से ज्यादा का डिले हो जाए पेमेंट करने में, दैट इज योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 दिन से ज्यादा हुआ, 12 महीने से कम सब स्टैंडर्ड, 12 महीने ज्यादा डाउटफुल क्लासिफिकेशन। और जब वो ऐसा बैंक मान ले कि अब तो रिकवर नहीं हो सकता, ये एनपीए होता है। एनपीए बनने से पहले जब वो स्टैंडर्ड असेट होता है तो रेगुलर यानी टाइम पे सप्लीमेंट है रेगुलर, जब वो डिले हुआ तो एक नई कैटेगरी है दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट। 1 से 30 दिन का डिले एसएमए 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट। 31 से 60 दिन का डिले पेमेंट में स्पेशल मेंशन अकाउंट। 61 से 90 दिन का डिले स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। बट मैं सिर्फ इतना चाहता हूं आप ये ना ध्यान रखें, स्पेशल मेंशन अकाउंट टू बिफोर एनपीए, आपको ये याद, ठीक है, तो हो सकता है पूछ ले व्हाट इज स्पेशल मेंशन, जैसे पूछा है ना बेसल, स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या है, क्योंकि स्पेशल मेंशन अकाउंट नाम से पता नहीं चलता, इट इज एक्चुअली एनपीए। ठीक है, तो वो ऐसा पूछ सकता है आपसे, तो ये दैट इज। फिर हमने देखा कि एनपीए का इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट लोअर प्रॉफिट, बैंक के लिए, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम, सबसे पहले। दूसरा, पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में लोअर प्रॉफिट हुआ, कैपिटल एडिक्वेसी तो चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कैपिटल एडिक्वेसी क्या था? ऑनर की कितनी कैपिटल उतना मेंटेन क्यों, रेगुलेशन है, बेसल का रेगुलेशन है और सेंट्रल बैंक का रेगुलेशन, उतना मेंटेन करें। अब पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो प्राइवेट लोग डालेंगे पैसे, पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में कौन डालेगा? कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डालेगी तो कहां से पैसा आएगा? बजट में से, राइट? बजट में से आएगा तो कहां ऐड करेगा? फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल, पब्लिक सेक्टर, क्लियर? फिस्कल बर्डन, बोझ,
गवर्नमेंट के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, अब ट्विन बैलेंस शीट मैंने बताया था। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में क्या होता है, एक तो प्राइवेट कंपनी मान लो, प्राइवेट छोड़िए दोनों भी मान लो कि प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में कंपनी लिख देते, ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी है, इसने बनाया था एक पावर प्लांट, ठीक है, 1000 करोड़ का, इसमें था 800 करोड़ का लोन, ठीक है, ये लिया था ना लोन। लोन किसने दिया था, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई ने। अब ये हो गया एनपीए, ये प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत हो गई, नहीं बन पा रहा, ठीक है, नहीं हो पा रहा, पूरा प्रोजेक्ट नहीं, पर डिले चल रहा है, कोयला बना था, कोयला नहीं आ रहा, कुछ भी आप प्रॉब्लम आ सकते हैं, कोई भी रीजन। जब ये एनपीए बना, इनकी बैलेंस शीट खराब, क्यों, ये प्रोजेक्ट अगर 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, या चलिए 200 करोड़ इनका नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सोच रहे थे कि 20% प्रॉफिट कमाएंगे, 40 करोड़ आएगा प्रॉफिट, ना तो ये प्रॉफिट आ रहा, बैलेंस शीट पे ये लगा दिया, और 800 करोड़ के लोन पे इंटरेस्ट भी देना है, तो इनकी बैलेंस शीट खराब। क्लियर क्लियर, यू कैन अंडरस्टैंड। किसी का प्रोजेक्ट लगा दिया, जैसे मान लो तुमने किसी ने मान लो घर खरीदा, उसमें रह नहीं पा रहे, कई बार होता था, वैसे ही उनकी फैक्ट्री लगा दी, कुछ प्रॉफिट नहीं उनका। लेकिन जब ये एनपीए हो गया तो किसकी बैलेंस शीट खराब, इन दोनों की बैलेंस शीट खराब, ठीक है, इनकी भी बैलेंस शीट खराब, पीएनबी और एनपी। तो ट्विन बैलेंस शीट, कंपनी और बैंक दोनों की बैलेंस शीट खराब। वही हमने यहां देखा कि twin balance sheet problem refers to the stress of higher NPA for bank and higher debt on corporate. That was the problem. Clear? Lack of ability to lend to new investors. क्यों? अगर आपके पास आपकी बैलेंस शीट खराब, ठीक है, तो आप कैसे नए, आप जो पुराने से कुछ पैसा आएगा तब तो नए को लोन देंगे, पुराने से आ नहीं रहा उसके पास, तो आप लोन नहीं दे पा रहे, जब लोन नहीं दे पा रहे तो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन तो जीडीपी डिक्लाइन, फिर उनको भी लोन नहीं दे पा रहे, और जो कार और घर के लिए लोन दे रहे इंडिविजुअल उनको नहीं दे पा रहे, तो कंजम्पशन डिक्लाइन, ठीक है, वहां से सी खराब, सी और आई दोनों खराब, ठीक है, ये सब खराब, ठीक। फिर हमने देखा एनपीए का मैनेजमेंट, ठीक है, तो एनपीए मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, हम क्रोनोलॉजी से चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेटअप होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एनपीए के पहले क्या होता था, लोग जैसे ही उधार लिया, नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम हुई, तो लोग कोर्ट चले जाते, ये हमारे लोन, हमारे सर हमारे घर पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी कार लेके जा रहे हैं, कोर्ट में क्या, इंडियन सिविल कोर्ट में क्या मिलता है, तारीख, वहाँ तारीख पे तारीख मिलती रहती थी, बैंक परेशान, यार लोन दिया था ना तो पैसे दे रहा है और ना ये सिक्योरिटी लेके, क्योंकि जब लोन एनपीए होता है तो बैंक करता क्या, गाड़ी उठा के बेच देता है, और उसमें से मान लो जितने का भी बिका उसमें से जितना पैसा मिला रख लेता है, ठीक है। घर में भी यही होता, घर का ऑप्शन करा दिया और जो पैसा मिला उससे अपना जितना रिकवर हो सका कर लिया, ठीक। डीआरटी में क्या हुआ, इसमें बोला कि नहीं, आप गवर्नमेंट ने बोला भाई लोन लिया आपने तो आप सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे, वहां पे तो प्रॉब्लम होती है, आप जाइए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, वहां पे जाइए और वहां पे आपका रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होगा, जल्दी होगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज है। नहीं, ऐसा कुछ चीज डेट नहीं होती, ये तो अलग से सेटअप ही की होती ट्रिब्यूनल, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी, इसमें भी था कि आप कुछ पैसे देके, मतलब पीपल फाउंड लूप होल एंड दे एंडेड अप इन द कोर्ट। नो, 90 डेज के बाद एनपीए हो गया, ठीक है, उसके बाद बैंक डिसाइड करता है कि वो कब, फिर प्रोसेस क्या है, पहले आपसे बोलेगा कि आप दे दीजिए, फिर आपके पास कई बार तगड़े तगड़े लोग भी आते हैं, दे दीजिए, ठीक है, फिर दे राइट यू विल नॉट गिविंग, देन दे विल गिव यू नोटिस, देन गिव यू हॉस्पिटल। उसके बाद नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया आप सरफेसी एक्ट लेके आइए, इसमें कोर्ट बीच में नहीं आएगा, अगर आपने कोलेटरल यानी कोलेटरल नहीं किसी चीज को ये दे के कि ये मेरा सामान रख लो और मुझे लोन दे दो, अगर आपने ये सामान दिया और इस लोन पे डिफॉल्ट किया तो ये बैंक लेके जाएगा, इसमें कोर्ट नहीं है। सरफेसी ने सिर्फ इतना ही बोला कि बैंक बीच में नहीं पड़ेगा, बैंक अलाउड टू टेक ओवर कंट्रोल ऑफ कोलेटरल ऑफ डिफॉल्ट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट बीच में नहीं बोलेगा, वो बिक जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसमें कोई बीच में।
गाड़ी है तो गाड़ी भी जाएगी, घर है तो घर भी जाएगा, दिखता है आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, आता है। इनेबल सेटिंग अप ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये मैं आगे बताऊंगा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, ठीक है। एक्वायर एनपीएफ अवेलेबल टू बैंक्स, एनबीएफसी, एनबीएफसी को भी ये मिलता है। सिक्योरिटाइजेशन, प्रैक्टिस ऑफ पूलिंग ऑफ लोन एंड सेलिंग दीज बॉन्ड ऑफ इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटाइजेशन क्या था, इसमें क्या करते हैं कि मान लो लोन है, ठीक है, ठीक है, तो लोन 1 है, लोन 2 है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोन है, ठीक है, लोन 100 है, ठीक है, तो आप इन सबको ऐसे पूल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हमने पूल कर दिया, तो दिस इज पूलिंग ऑफ लोन्स, ठीक है, एंड देन यू कैन सेल देम टू अदर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो, इस चीज को अलाउ किया, ठीक है। ऑक्शन नेगोशिएशन दोनों हो सकता है, ठीक है, ऑक्शन मतलब देखो नेगोशिएशन में भी कई बार बैंक्स क्या होता है, मल्टीपल बिड्स मंगाते हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये 100 करोड़ की वैल्यू थी, बट इसमें कुछ डिफॉल्ट लग रहा है, आप कितना देना, तो दूसरा बैंक भी ले सकता है, ये ले सकता है। ये क्यों किया था, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में यूजफुल आएगा, ठीक है। वो हम बताएं, अभी जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आएगा तो मैं बताऊंगा क्यों किया, जैसे अभी अलाउ कर दिया, क्योंकि इसके पहले तो किसी और को आप लोन बेच, क्योंकि लोन तो आपने दिया, तो पहले किसी को ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में काम है, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। ये क्या है, ये थे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन थे, जैसे बैंक था, ठीक है, बैंक ने दिए 100 करोड़ का लोन, हो गया एनपीए, ठीक है, क्यों, विजय माल्या को दिया, ठीक है, चले गए वो अपना लंदन में जाके पार्टी वार्टी कर रहे हैं, ठीक है, वैसे देखना है, तो उन्होंने बोला एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेट कीजिए, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, नरसिम्हन जी ने बोला था कमेटी, वो क्या करती है, वो बोलती है ठीक है भाई तुम्हारा ये लोन इतने का हो गया, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, आई विल गिव यू कैश प्लस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिसीट, ठीक है, और ये कितने की वैल्यू दे रहा हूं मैं तुम्हें, टोटल 70 करोड़, ठीक है, ये 100 करोड़ का लोन था, 70 करोड़, ये तुम मुझे दे दो, ये लोन, ये जो एनपीए वाला लोन है ना, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, अब ये मेरा असेट बन गया। बट खराब लोन क्यों खरीद रहे हो तुम, क्यों खरीद रहे हो, ये करेगा इसको रिकवर, और ये 70 में क्यों खरीदेगा, क्योंकि ये रिकवर करेगा, ये क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास स्किल्स एक्सपर्टीज है, उसकी से डील करना जानता है उसको, ये लोगों की एक्सपर्टीज इतनी नहीं, और भी रीजन हो सकते हैं, बट ये नहीं, बट 70 का 80 रिकवर कर लिया, 70 भी बात अच्छी है तुम्हारी, लेकिन इसीलिए तो उनके पास एक लोन नहीं होगा ना, उनके पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लोन होंगे, अगर कहीं कम होगा तो कहीं ज्यादा भी होगा, ठीक है, बाकी वो उनकी एबिलिटी है ये। अब बात ये है कि ये 70 होगा कि 80 होगा, पहले तो ये ठीक चला, लेकिन ये 70 होगा 80 इस पे होने लगा बाद में डिस्प्यूट, कि नहीं नहीं बैंक बोलने का नहीं तुम कम, ये पहले तो बेच दिया उन्होंने, बाद में रियलाइज किया कि ये तो 70 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, वो लेते थे और 50 पे, ठीक है, तो वो पहले तो उनको बैंक को लगा ठीक है दे देते हैं 50 में, बाद में लगा कि ये 50 में लेके जाते हैं, रिकवर तो 80 कर लेते हैं, हमें हमें ही बार बार बेवकूफ बना रहे हैं, तो उन्होंने बाद में फिर कॉपरेट करना बंद कर दिया। दूसरा क्या हुआ कि कुछ प्राइवेट बैंक ने अपने ही ईआरसी सेटअप कर लिए और उनको 50 में दे, उनको 40 में बेच दिया, ले जाते 40, क्यों, क्योंकि उधर उसने 80 निकाल लिया और उनका ही था, यहाँ पे उनकी कौन हिस्सेदारी थी 10% की, वहां पे उनकी 100% थी, तो यहाँ पे तो नुकसान हुआ कोई बात नहीं, वहां पे पैसा बन गया, ये तो ये भी होता है। एआरसीआर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट परचेज ऑफ एनपीए, ठीक है, मैंने बताया 100 का 70 में लिया, बढ़िया से, बैंक को क्या प्रॉफिट था, लोअर प्रोविजनल लैंड अगेन, अपना काम फिर से 70 में लिया, फिर से बांटना शुरू कर दिया उन्होंने लोन अपना, एआरसी को क्या प्रॉफिट कमा लेगा, इनिशियल सक्सेस कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर आया वो भी प्रॉब्लम, इससे भी प्रॉब्लम जाने दी, तो उन्होंने बोला रिस्ट्रक्चरिंग करना शुरू कर देते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, दो चीजें होती है लोन में, एक तो होता है कि भाई इंटरेस्ट
10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुम्हें, 10 तो देना पड़ेगा। दूसरा 5 साल में देना तो 5 साल में देना। अब पे नहीं कर पा रहा, जो जिसने उधार लिया था वो रिपे नहीं कर पा रहा, उसकी जॉब चली गई, नौकरी चली गई, साहब मेरी मैं नहीं पे कर पा रहा। तो बैंक ने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो, इंटरेस्ट रेट 9% कर देते हैं, थोड़ा कम हो गया। बोला हाँ ठीक है, थोड़ा सा आसानी होगी, लेकिन फिर भी नहीं पे कर पा रहा, 5 साल तो बहुत कम है। ठीक है, काम करो तुम 8 साल में पे कर दो। यही रिस्ट्रक्चरिंग। फ्लेक्सिबिलिटी लोन टर्म्स क्या है, इंटरेस्ट रेट कम कर दी और लॉन्गर पेमेंट। इससे क्या हुआ, 1-2 साल तक वो फिर वो एनपीए नहीं बनता था, ठीक है, वो उतना थोड़ा बहुत रीपे करता रहता था, ठीक है, बैंक को प्रॉफिट ज्यादा होता था। लेकिन फिर क्या, पहले तो बहुत सारी चीजें ना मोटिव अच्छा होता, लेकिन फिर बाद में मिसयूज होता। फिर बैंक जिसको पहले खराब लोन दे देते, फिर रिस्ट्रक्चर करते रहते थे, फिर रिस्ट्रक्चर करते थे, रिस्ट्रक्चर बार चलती रहती थी, तो पैसा कभी वापस नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये होता था। तो बोला साहब में फिर एक और नई स्कीम लेके आए आरबीआई, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिसर्च, बड़ा 4 इसका नाम है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें बोलता था, मैंने आपको बताया था कि बैंक में जो हमारा 1000 करोड़ का प्लांट लगा था ना, ठीक है, 1000 करोड़ का प्लांट लगा था, उसमें 800 करोड़ का लोन था, ठीक है, और 200 करोड़ किसने दिए थे, ये जेपी का था प्लांट का, ठीक है, जेपी, ठीक है, खराब हुआ भी होगा। इसमें कौन से थे, 400 करोड़ एसबीआई वाले थे और 400 करोड़ पीएनबी वाले थे, ठीक है। इनको बोला एक काम करो, मैं 800 करोड़ तो पे नहीं कर पा रहा, ये काम करो, इसको ना 400, इसको हम इक्विटी बना दें, तुम्हें ना, तुम उधार दिया था तुमने, अब हम तुम्हें ऑनर बना देते हैं, ठीक है। तुम बोला ये 800 करोड़ को, इसको तुम लोग 200 करोड़ का लोन मान लो, ठीक है, और ये यहाँ से ये लोन था पहले 800, ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा टोटल तो 1000 करोड़ का ही प्रोजेक्ट है, 400 करोड़ का लोन हो जाएगा और 600 करोड़ की इक्विटी हो जाएगी। और ऑनर, नए ऑनर कौन हो गए, 3 हो गए, पहले जेपी था, अब पीएनबी भी आ गया, एसबीआई भी आ गया, क्या बात उधार देने आए थे, ऑनर ही बन गए। अब इसमें 2 प्रॉब्लम, एक तो पहला है कि पता नहीं, इसका तो फिक्स होता है कि भाई आपको पैसा देना, इसका पता नहीं जब प्रॉफिट होगा तो देना। दूसरा, हमें प्लान चलाना कहाँ आता है, हम तो बैंक तो चला नहीं पा रहे अच्छे से, प्लान कहाँ चलाएंगे, तो वो भी ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी इसमें, तो वो भी दैट आल्सो डिड नॉट हेल्प, मैं बोलूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद आया रिस्ट्रक्चरिंग, मिसयूज बाय बैंक, एवरग्रीनिंग, एवरग्रीनिंग मतलब बार बार रिस्ट्रक्चरिंग होने लगी, ठीक है। मिसयूज बाय विलफुल डिफॉल्टर, कुछ लोग डिफॉल्ट करके भाग गए, ठीक है, पैसा लेके ही चले गए, आना नहीं, इसीलिए आया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। ये एक और स्कीम थी कि किसी तरीके से बैंक्स के इतने एनपीए ना हो और इतने एनपीए हो बहुत ही हालत खराब ना, उसके पहले आरबीआई प्रोएक्टिव स्टेप्स ले गए, ये था। रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक लग जाते थे, कब लगते थे, जब उनके एनपीए एक लिमिट को, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देते थे और उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो जाती। अर्ली इंटरवेंशन स्कीम मैकेनिज्म बाय आरबीआई फॉर बैंक दैट बिकम अंडर कैपिटलाइज, यानी कैपिटल कम हो गई, नुकसान दिया था, ड्यू टू पुअर एसेट क्वालिटी और वल्नरेबल ड्यू टू, किस पे एप्लीकेबल है, पब्लिक, प्राइवेट एंड रीजनल बैंक, नॉट एप्लीकेबल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एप्लीकेबल। तो दिस इज वेयर वी आर, ठीक है। एक हाँ, आई विल डेफिनेटली से। तीसरा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या था, उन्होंने, अब लोगों को पता होगा, सिविल स्कोर पता है सबको, वही है। ये क्या करता है, सब जगह से आप लोग, जैसे आपने किसी एक बैंक से उधार लिया, अब और फिर क्या करते थे लोग कि दूसरी बैंक पे जाकर उधार ले लेते थे, तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं चलेगा, सारी बैंक बताएंगे कौन डिफॉल्ट कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक कंपनी के पास होगी, थर्ड पार्टी, दूसरी पार्टी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन लोन एंड डिफॉल्ट पे कलेक्ट करती है। क्रेडिट गवर्नमेंट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट होती है, आरबीआई इनको लाइसेंस देता है, एग्जांपल है सिविल स्कोर, और ये लोन हेल्प में, असेसमेंट में हेल्प करता है कि ये बार डिफॉल्ट करता है, उसका सिविल स्कोर जिसका 300 आ गया उसको तो लोन मिलेगा ही नहीं, ठीक है, जिसका ज्यादा आता है उसको अच्छा हाँ, कौन नहीं देते, नहीं वो तो सिविल से ही बनती है, ठीक है। वो बनाने का देखो उसका ना तरीका होता है कि यू टेक ए लोन रिपे ऑन टाइम, तो वैसे इंप्रूव होता है स्कोर, लेकिन अगर खराब होता है तो फर्क पड़ता है। ऑल्दो जो बहुत सारे आजकल जो नए एनबीएफसी है ना, वो सारी चीज सिविल के अलावा भी चीजें देखते हैं और कई बार कर देते हैं। फिर है असेट क्वालिटी रिव्यू, इसको भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें।
ये 2015 में लाया था। इसमें क्या था कि आरबीआई देखता था कि भाई तुमने सही तरीके से जो एनपीए है उसको एनपीए रिकॉग्नाइज किया, पहले ही देखता था। ऐसा नहीं कि ये लोन डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, तुम उसको एनपीए रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये चक्कर बता दिया। ठीक है, जाता था बैंक के पास, उनसे बोला तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट लो, ये एनपीए इसने 30 दिन के मतलब 90 दिन के बाद नहीं दिया, आपने क्या इसको एनपीए क्वालिफाई किया, पहला ये चेक करता था। दूसरा चेक करता था अगर एनपीए कर दिया तो उसके लिए प्रोविजन बनाया कि नहीं बनाया। प्रोविजन मतलब अगर एनपीए हो गया वो तो लॉस है, तो उसको प्रॉफिट में से कम करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रॉफिट में से कम करने को प्रोविजन बोलते हैं। वो प्रोविजन हमने किया कि नहीं किया। इससे पता चल रहा था कि भाई कई बैंक क्या करते थे कि एनपीए ज्यादा है लेकिन दिखाते कम। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो बैलेंस शीट पे कैपिटल कम हो जाएगी, इन्वेस्टर्स ने जो लिस्टेड उनका स्टॉक जो है शेयर प्राइस में कम हो जाएगा, तो वो करते। तो ये भी किया उन्होंने। फिर ये सब करने के बाद भी एनपीए देखिए आप लोग, 2010 में पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए था 2% से कम। 2018 में देखिए 10%, इतना एनपीए। ठीक है, ठीक है। हाँ तो कम हुआ है, पर मैं आपको 19 तक दिखाना चाहता हूँ कि ये सब करने के बाद भी क्या था। So this was the issue and that was not helping, therefore your insolvency bankruptcy code। ठीक है, तो आई होप आज भी जो मैंने बताया है उसने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं।